दोस्तों, दुनिया के किसी देश में जब सेना की ओर से दमन चक्र चलता है और उसमें सैकड़ों से हजारों लोगों की जान चली जाती है, तो वह घटना इतिहास में शासन के अत्याचार के तौर पर दर्ज हो जाती है। चीन के इतिहास में भी ऐसी ही एक घटना 4 जून 1989 को तियानमेन चौक नरसंहार के रूप में दर्ज है, जिसे जून चौथा के नाम से भी जाना जाता है। चीन में लोकतंत्र की बहाली के लिए हो रहे आंदोलन को कुचलने के लिए दुनिया इसे चीन के कम्युनिस्ट शासन की इंतहा के तौर पर याद करती है। इसे आज भी चीन के लिए एक काला धब्बा माना जाता है। इसे जून चौथे आंदोलन या 89 लोकतंत्र आंदोलन के नाम से भी याद किया जाता है। इस घटना के कारण चीन के शासक माओ जेडोंग की 1976 में मौत के बाद के समय चीन में पैदा हुई अस्थिरता में छिपे हुए हैं। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में चीन में आर्थिक और सामाजिक बदलाव के लिए चीन के लोगों में बेचैनी बहुत बढ़ गई थी। पिछले कुछ सालों से चीन में लागू किए गए आर्थिक सुधारों का केवल कुछ ही लोगों को लाभ मिला और अधिकांश लोगों को गंभीर नुकसान सहना पड़ा। इस सब की वजह से चीन के लोगों में वहां के एकल पार्टी के तंत्र के खिलाफ रोष पनपने लगा। इससे महंगाई, भ्रष्टाचार, नई व्यवस्था के लिए तैयार कुशल लोगों की कमी और राजनीतिक प्रतिबंधों ने और हवा देने का काम कर दिया। नतीजा यह हुआ कि संवैधानिक सुधार, लोकतंत्र, प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लोग खास तौर से छात्र विरोध प्रदर्शन पर उतर गए। इसी दौरान 15 अप्रैल 1989 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सुधार का समर्थन करने वाले महासचिव रहे हु याओबेंग की मौत हो गई और इसके बाद देश भर के शहरों में छात्रों के विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगे। 21 अप्रैल को याओबेंग के अंतिम संस्कार से एक दिन पहले भी बीजिंग के तियानमेन चौक पर 1 लाख छात्र जमा हो गए थे। देश भर में छात्र लामबंद होने लगे, लेकिन सरकार भी खुलकर फैसला नहीं ले पा रही थी। मई में विरोध व्यापक होने लगा था। 20 मई की चीनी सरकार ने आखिर देश के अधिकांश हिस्सों में मार्शल लॉ लगा दिया। 2.5 लाख सैनिक तो केवल बीजिंग में तैनात किए गए। सैनिकों ने छात्रों को पूरी तरह से घेरा, लेकिन उन्होंने सैनिकों से उनका साथ देने की अपील की और सैनिकों को खाना भी दिया। इसके बाद 24 मई को सैनिकों को बिना कोई कार्रवाई किए ही वापस बुला लिया गया था। फिर छात्र नेताओं में ही आंदोलन को आगे बढ़ाने में कुछ मतभेद दिखे, लेकिन छात्र फिर भी बड़ी संख्या में तियानमेन चौक पर जमे रहे। 1 जून को चीनी पॉलिट ब्यूरो में एक रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें आंदोलन को एक बड़ा खतरा बताया गया। कहा जाता है कि इसी रिपोर्ट ने सरकार को सैन्य कार्रवाई को सही ठहराने का बहाना दिया था और 2 जून को सरकार को बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लगा कि कुछ करना ही होगा और 3 जून को प्रदर्शनकारियों ने बीजिंग शहर में भारी संख्या में हथियारों को आते देखा। 3 जून को शुरू में बिना हथियारों के ही सैनिकों ने छात्रों को हटने को कहा, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई। शाम को ही सैन्य कार्रवाई करने का फैसला कर लिया गया और रात 9 बजे ऑपरेशन शुरू हो गया। इसमें रात 1 बजे तियानमेन चौक पर कार्रवाई शुरू करनी थी और 6 बजे तक पूरा चौक साफ करने का लक्ष्य रखा गया। लोगों को शाम को ही टेलीविजन द्वारा घर के अंदर रहने की चेतावनी दे दी गई थी। 3 जून की रात 10 बजे के बाद से ही बीजिंग में हवाई फायरों के साथ सेना तियानमेन चौक की ओर बढ़ने लगी। 12 बजे से पहले ही अलग अलग जगहों पे संघर्ष हो रहा था। रात 12:15 पर चौक पर पहला हवाई फायर हुआ और 1:30 बजे सेना की टुकड़ी ने दूसरी तरफ से चौक में प्रवेश तक कर लिया था। कुछ देर तक गोलीबारी की, सेना और आंदोलनकारियों में बातचीत भी हुई और शांति से जाने की बातें भी हुई। कुछ लोग चौक छोड़कर गए तो कुछ ने रोकने का फैसला किया। कुछ समय बाद फिर से सेना की ओर से चेतावनी का दौर चला और फिर संघर्ष और गोलीबारी हुई। सुबह छात्रों ने चौक तो खाली कर दी, लेकिन फिर हजारों लोग चौक की ओर आने लगे और सेना की टुकड़ी ने फिर गोलीबारी
कर हमला कर दिया और इस बार सेना ने रहम नहीं किया और भागते हुए लोगों की पीठ पर गोलियां मारी। बताया जाता है इस पूरे घटनाक्रम में करीब 10,000 लोग मारे गए थे। तो मैं आशा करता हूँ आज की यह हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।